नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। आज हम चर्चा करेंगे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पर। तो अमेरिका में सरकारी कामकाज एक बार फिर ठप पड़ गया है। मतलब 2019 के बाद ये पहला मौका है ना, जब कांग्रेस वक्त पर फंडिंग पर सहमत नहीं हो पाई और गवर्नमेंट शटडाउन की नौबत आ गई। बिल्कुल। और ये शटडाउन आखिर होता क्या है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो जब कांग्रेस सरकारी खर्चों के लिए पैसा मंजूर नहीं करती ना, तो सरकार के जो काम नॉन एसेंशियल माने जाते हैं वो रुक जाते हैं। अच्छा। इस बार जो डेडलॉक बना है वो प्रेसिडेंट ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच बेसिकली हेल्थ केयर फंडिंग को लेकर है। और मतलब दोनों ही तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। हाँ, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार कुछ ज्यादा सीरियस मामला लग रहा है पहले के शटडाउन्स के मुकाबले। हाँ बिल्कुल। देखिए, खबर आ रही है कि सिर्फ टेम्पररी छुट्टी नहीं, जिसे फर्लॉ कहते हैं, वो ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट जॉब कट्स की भी बात कर रही है। एग्जैक्टली। यानी करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ सकता है। 7.5 लाख, ये तो काफी बड़ा नंबर है। लेट्स अनपैक दिस। हाँ जरूर। देखिए, इस डेडलॉक की जड़ में ये है कि रिपब्लिकन्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हैं वो एक क्लीन फंडिंग बिल चाहते थे। क्लीन फंडिंग बिल मतलब जिसे कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन या सीआर कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब था कि बिना किसी नई शर्त या मांग के बस कुछ हफ्तों के लिए नवंबर 21 तक समझ लीजिए फंडिंग को एक्सटेंड कर दिया जाए। अच्छा, ताकि टाइम मिल जाए। हाँ, ताकि इस बीच फाइनल बजट पर आराम से काम हो सके। ये उनका प्लान था। लेकिन जाहिर है डेमोक्रेट्स सिर्फ इतने से राजी नहीं थे, उनकी अपनी कुछ डिमांड्स थी, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल। डेमोक्रेट्स का कहना था कि भाई वो इस सीआर को तभी सपोर्ट करेंगे जब उनकी हेल्थ केयर से जुड़ी मांगें पूरी होंगी। अच्छा, हेल्थ केयर वाली मांगे क्या थी वो? सबसे बड़ी मांग थी अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे लोग आमतौर पर ओबामा केयर कहते हैं। उसके तहत कम आमदनी वालों लोगों को जो हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडीज मिलती हैं उन्हें जारी रखा जाए। अच्छा, जो सब्सिडीज एक्सपायर हो रही थी। हाँ, वो सब्सिडीज एक्सपायर होने वाली हैं। ये आप देखिए कोविड के टाइम से चल रही थी और इससे लाखों लोगों को सस्ती हेल्थ इंश्योरेंस लेने में मदद मिल रही थी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। समझ गई। तो ये सब्सिडीज खत्म होने से लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। और कोई मांग थी उनकी? हाँ, एक और थी। वो ये भी चाहते थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में मेडिकेड, जो गरीबों के लिए हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें जो कट्स किए थे उन्हें वापस लिया जाए। ओके। और एक और अहम बात, वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी मर्जी से कांग्रेस द्वारा अप्रूव किए गए खर्चों को रोक ना सकें। इसके लिए वो बिल में खास प्रोविजंस चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट यूनिलैटरली फंड्स रोक दें। तो फिर वही शुरू हो गया होगा, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का खेल, पॉलिटिकल ब्लेम गेम। हाँ हाँ हाँ, वो तो होना ही था। व्हाइट हाउस ने तो अपनी वेबसाइट पर डेमोक्रेट शटडाउन का ग्राफिक भी लगा दिया था शायद। हाँ, लगा दिया था। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को हॉस्टेज बना रहे हैं। उनका कहना है कि एक सिंपल क्लीन सीआर पास होना चाहिए था, नेगोशिएशन बाद में करते रहते हैं। और डेमोक्रेट्स क्या कह रहे थे? हाँ, कि जिम्मेदारी तो रिपब्लिकन्स की है, क्योंकि व्हाइट हाउस और कांग्रेस के दोनों हाउसेस, सेनेट और हाउस, उनके कंट्रोल में है, तो वो कैसे बच सकते हैं। राइट। ओके, तो अब आते हैं उस परमानेंट जॉब कट्स वाली बात पर। हाँ ये बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है। ये पहले के शटडाउन्स में क्यों नहीं हुआ? इस बार ऐसी क्या खास बात है जो इतनी चिंता बढ़ा रही है? हाँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर क्या होता था कि जब शटडाउन खत्म होता है तो फेडरल वर्कर्स काम पर वापस आ जाते थे हाँ। और उन्हें शटडाउन के दिनों की सैलरी भी मिल जाती थी, जिसे बैक पे कहते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट है, यानी ओएमबी, उसने सरकारी एजेंसीज को रिडक्शन इन फोर्स नोटिसेस तैयार करने को कहा है। रिडक्शन इन फोर्स, सीधे शब्दों में इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में ये परमानेंट नौकरी से निकालने की प्रक्रिया है, आरआईएफ कहते हैं इसको। खासतौर उन प्रोग्राम्स में जो प्रेसिडेंट की प्रायोरिटीज से मैच नहीं करते। अच्छा, तो ये शटडाउन एक तरह से एक मौका बन गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेडरल वर्कफोर्स को अपनी मर्जी से रीशेप करने का। लग तो वही रहा है। शायद वो नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी इसी मकसद से बनाया गया था, जिसके जरिए पहले भी कुछ कर्मचारियों को निकाला गया है। बिल्कुल वही लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ इशारा किया है कि शटडाउन का इस्तेमाल करके इन जॉब कट्स को तेजी से अंजाम दिया जा सकता है। इससे फेडरल वर्कफोर्स का साइज सिर्फ टेम्पररी फॉलो से नहीं बल्कि परमानेंटली छोटा हो सकता है। तो ये टेम्पररी नहीं, परमानेंट चेंज लाने की कोशिश है। हाँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा कि शटडाउन का इस्तेमाल डेमोक्रेट्स को पसंद आने वाले प्रोग्राम्स को कट करने और उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट से जुड़े वर्कर्स को निकालने के लिए किया जा सकता है। उनका एक बयान था, बड़ा कंट्रोवर्शियल, कि वी कैन डू थिंग्स इन अ शटडाउन दैट आर इरिवर्सिबल। ओह,
मतलब हम शटडाउन में ऐसे काम कर सकते हैं जो बाद में पलटे ना जा सकें। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बहुत स्ट्रांग। और इससे काफी चिंता भी बढ़ गई है। हाँ, इस पर तो काफी तीखी प्रतिक्रिया आई होगी। लेबर यूनियंस, ऑपोजिशन लीडर्स, उन्होंने क्या कहा? बहुत जबरदस्त। AFL-CIO, जो एक बड़ा लेबर यूनियन फेडरेशन है, उसकी प्रेसिडेंट हैं लिज शूलर। उन्होंने ट्रंप पर सीधा आरोप लगाया कि वो वर्कर्स को पॉलिटिकल गेम्स के लिए मोहरे यानी पॉन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि डेमोक्रेट्स ऐसी मास फायरिंग्स की धमकियों से डरेंगे नहीं। और सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने कहा कि अमेरिकन्स इसके लिए प्रेसिडेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो पॉलिटिकल रेटरिक भी काफी गर्म है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा ये समझिए कि शटडाउन में होता क्या है एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लेवल पर। क्या सब कुछ बंद हो जाता है? कौन काम कर रहा है और कौन घर बैठा है? नहीं, देखिए, सब कुछ बंद नहीं होता। फेडरल लॉ कहता है कि जो एसेंशियल यानी जरूरी सर्विसेज हैं, खासतौर वो जिनका संबंध लोगों की जान और माल की सुरक्षा से है, वो चलती रहती हैं। इन एम्प्लॉयज को एक्सेप्टेड एम्प्लॉयज कहते हैं। अच्छा, एक्सेप्टेड जैसे कौन कौन? जैसे कि बॉर्डर प्रोटेक्शन वाले लोग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC, कानून व्यवस्था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सरकारी हॉस्पिटल्स में मेडिकल केयर, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक मिनट, अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो क्या उन्हें सैलरी मिल रही है शटडाउन के दौरान? यही तो सबसे बड़ा कैच है इसमें। इनमें से ज्यादातर एसेंशियल वर्कर्स को शटडाउन के टाइम पर टेक्निकली पे नहीं मिलती, उनका पेचेक रुक जाता है। ओह, तो वो काम करें बिना पे के? हाँ, इनिशियली बिना पे के। बाद में जब फंडिंग शुरू होती है तो कांग्रेस यूजुअली एक बिल पास करती है जिससे उन्हें पिछला पूरा पैसा यानी बैक पे मिल जाता है। लेकिन उस दौरान तो उन्हें बिना पे के काम करना पड़ता है। ये तो काफी मुश्किल सिचुएशन है उनके लिए। उनके घर का बजट बिगड़ सकता है। अंदाजा है कि 2 लाख से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और लगभग 50,000 मिलिट्री पर्सनल बिना पे के काम कर रहे हैं इस वक्त। वाह, और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें जो बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए इतनी अहम है, उनका क्या? वो चलती रहेंगी। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के चेक्स टाइम पर जाते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि ये प्रोग्राम्स मतलब परमानेंट लॉज के अंडर फंडेड हैं। इनके लिए हर साल कांग्रेस की मंजूरी नहीं चाहिए होती। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ नई सर्विसेज, जैसे अगर किसी को बेनिफिट वेरिफिकेशन करवानी है या नया सोशल सिक्योरिटी कार्ड इशू करवाना है, उनमें देरी हो सकती है क्योंकि स्टाफ कम होगा। ओके, तो फिर बंद क्या क्या हुआ है? नॉन एसेंशियल क्या है इस मामले में? किसका काम रुक गया है? लिस्ट काफी लंबी है एक्चुअली। जो कर्मचारी नॉन एसेंशियल माने गए हैं, उन्हें अनपेड लीव पर भेज दिया गया है, जिसे फरवो कहते हैं। फरलो, हाँ। हाँ, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, रिसर्च वाले लोग हैं और रेगुलेटरी एजेंसीज यानी जो नियामक संस्थाएं हैं, उनके लोग शामिल हैं। इसका मतलब डे टू डे लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, स्टूडेंट लोन प्रोसेसिंग रुक सकती है, फूड इंस्पेक्शंस कम हो जाएंगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने चेतावनी दी है कि नई दवाइयों के अप्रूवल में देरी हो सकती है। ओह, मेडिसिन्स के अप्रूवल में देरी, ये तो आम आदमी को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर पर असर पड़ सकता है। और नेशनल पार्क्स का क्या? वो तो काफी पॉपुलर हैं घूमने फिरने के लिए। नेशनल पार्क्स को पार्शियली ओपन रखा जा रहा है इंटीरियर डिपार्टमेंट के प्लान के मुताबिक। मतलब कुछ बेसिक सर्विसेज शायद चलती रहें। लेकिन ये सेफ है अगर स्टाफ नहीं है तो? यही सवाल है। पिछले शटडाउन 2018-19 वाले में जब ऐसा किया गया था तो स्टाफ की कमी के कारण पार्क्स में काफी तोड़फोड़ हुई थी, कचरा जमा हो गया था और पर्यावरण को नुकसान हुआ था। इसलिए इस बार भी वैसा ही खतरा है। कुछ ग्रुप्स ने तो मांग की थी कि पार्क्स को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए था ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। रिसर्च और एनवायरनमेंट से जुड़े कामों पर क्या असर पड़ रहा है? रिसर्च पर बड़ा असर पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH, जो मेडिकल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मौजूदा पेशेंट्स की देखभाल तो करेगा लेकिन नए क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू नहीं करेगा। अच्छा, तो नई रिसर्च रुक गई है एक तरह से। हाँ, और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी तैयारियों वाले प्रोग्राम्स रुक गए हैं। नेशनल फ्लड इंश्योरेंस प्रोग्राम बंद हो गया है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहां प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि नया फ्लड इंश्योरेंस नहीं मिलेगा जब तक प्रोग्राम दोबारा शुरू ना हो। ओके। और WIC जैसे फूड असिस्टेंस प्रोग्राम्स, जो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को पोषण देते हैं, उनके फंड्स भी जल्दी खत्म हो सकते हैं अगर शटडाउन लंबा चला। ये तो बहुत चिंता की बात है। किन डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा लोग फर्लो पर हैं? नंबर क्या है? सबसे ज्यादा असर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सिविलियन स्टाफ पर पड़ा है। लगभग 3,33,000 से ज्यादा लोग फर्लो पर हैं। 3 लाख से ज्यादा सिर्फ डिफेंस में? सिविलियन स्टाफ। हाँ, सिविलियन स्टाफ।
इसके अलावा हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, एचएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और नासा में भी हजारों कर्मचारी घर पर हैं बिना पे के। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, एफएए में भी 11,000 से ज्यादा लोग फरलो पर जाने वाले हैं। तो इसका सीधा असर तो लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आपने बताया लगभग 7.5 लाख लोग बिना पे के हैं, कम से कम फिलहाल तो। हाँ बिल्कुल। कांग्रेशनल बजट ऑफिस सीबीओ का एक अनुमान है कि इन फरलोड एम्प्लॉयज को जो पे नहीं मिल रही, उसका डेली कॉस्ट, रोज का नुकसान $400 मिलियन के आसपास है। $400 मिलियन डेली, यानी लगभग 3300 करोड़ रुपए रोज। हाँ, उसी रेंज में। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एसेंशियल वर्कर्स भी फिलहाल बिना पे के काम कर रहे हैं। उन्हें पेडे पर पैसा नहीं मिलेगा अगर शटडाउन लंबा चला। उन्हें बैक पे तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट दोबारा खुलेगी। तो एक तरफ लाखों लोग बिना तनख्वाह के हैं या उनकी तनख्वाह अटकी हुई है, लेकिन क्या ये नियम सब पर लागू होता है? सुना है कांग्रेस के मेंबर्स को सैलरी मिलती रहेगी, ये कैसे? हाँ, ये सच है। और ये अक्सर एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन जाता है शटडाउन्स के टाइम। उनकी सैलरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 27th अमेंडमेंट के तहत प्रोटेक्टेड है, इसलिए उन्हें मिलती रहेगी शटडाउन हो या ना हो। तो उन पर कोई असर नहीं? उनकी सैलरी पर नहीं। हालांकि कुछ लॉ मेकर्स इसका विरोध करते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक सेनेटर एंडी किम ने कहा कि वो शटडाउन के दौरान अपनी पे नहीं लेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक गवर्नमेंट लीडर्स शुडंट बी प्लेइंग विद अदर पीपल्स चिप्स, मतलब दूसरों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। इकोनॉमी पर इसके असर की बात करते हैं। शुरू में तो मार्केट्स काफी शांत लग रहे थे। वॉल स्ट्रीट ने तो शटडाउन से ठीक पहले पॉजिटिव में क्लोजिंग की थी। हाँ, शुरू में मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था। इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि हर हफ्ते शटडाउन से यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ में 0.1 से 0.2 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी आ सकती है। जब फंडिंग दोबारा शुरू होगी तो कुछ रिकवरी होगी, लेकिन पूरी नहीं। तो शुरू में शांति क्यों थी? पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से? शायद वही, क्योंकि पिछले शटडाउन्स का फाइनेंशियल मार्केट पर असर जनरली लिमिटेड रहा था। डाउ जोन्स और S&P 500 शटडाउन से पहले ट्यूसडे को ऊपर बंद हुए थे, तो ट्रेडर्स ने शायद सोचा कि ये भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप शायद हालात बदल रहे हैं। आपने कुछ इशारा किया था। हाँ, अब जब शटडाउन हो गया है तो यूएस स्टॉक फ्यूचर्स नीचे इशारा कर रहे हैं, मतलब मार्केट्स में थोड़ी नर्वसनेस दिख रही है। डॉलर भी दूसरी करेंसीज के मुकाबले एक हफ्ते के नीचे के स्तर पर चला गया है। और गोल्ड, सोना? हाँ, गोल्ड, जिसे ऐसी अनसर्टेनिटी में सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसकी कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है, $3,872 पर आउंस। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर अब थोड़ा रिस्क से बच रहे हैं। तो ये सब एक ऐसी इकोनॉमी में हो रहा है जो पहले से ही कुछ चैलेंजेस फेस कर रही थी। बिल्कुल, पहले से ही ट्रेड टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी के बदलाव और बढ़ते हेल्थ केयर कॉस्ट्स जैसे इश्यूज थे। तो अगर ये शटडाउन लंबा चला तो इसका असर ज्यादा गहरा हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आता है, जैसे जॉब्स रिपोर्ट, क्या वो भी लेट होगा? हाँ, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कंफर्म किया है कि सितंबर का जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आना था, जिसका सबको इंतजार था, उसमें देरी होगी। और भी कई अहम सरकारी डेटा रिलीजेस में देरी होगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं मिल पाएगी डिसीजन लेने के लिए। राइट। अब थोड़ा ट्रैवल पे फोकस करते हैं। अगर कोई अमेरिका जाने का प्लान कर रहा है या वहां है, तो उनके लिए शटडाउन का क्या मतलब है? फ्लाइट्स चलेंगी? एयरपोर्ट्स पर क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC वाले और ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन TSA के जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वो एसेंशियल माने जाते हैं। हाँ। तो टेक्निकली फ्लाइट्स चलनी चाहिए और एयरपोर्ट्स खुले रहेंगे, सिस्टम काम करता रहेगा। लेकिन कोई बट है इसमें? हाँ, बट है। जैसा 2018-19 के शटडाउन में देखा गया था, जब वर्कर्स को पे नहीं मिल रही थी तो उन्होंने ज्यादा सिक लीव लेनी शुरू कर दी थी। इसे सिक आउट्स कहा गया था। अच्छा, सिक आउट्स। हाँ, इससे बड़े एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक में काफी लंबी लाइनें लग गई थी, डिलेज हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन इस बार भी हो सकती है अगर शटडाउन लंबा चला और वर्कर्स फ्रस्ट्रेटेड हुए। एयरलाइंस के ग्रुप ने भी सिस्टम स्लो होने की चेतावनी दी है। तो मतलब ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन डिलेज के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कहना है कि कंट्रोलर्स की हायरिंग और ट्रेनिंग जारी रहेगी ताकि लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना हो। और देश के अंदर ट्रैवल का क्या? एमट्रैक ट्रेन्स, सिटी बसेस, सबवेज, उन पर कोई असर? वो ज्यादा तरह से अनअफेक्टेड रहने चाहिए, क्योंकि वो सीधे फेडरल फंडिंग पर उतना निर्भर नहीं करते, या उनकी फंडिंग अलग तरह से होती है। एमट्रैक और शहरों की बसेस, मेट्रोज आमतौर पर नॉर्मल चलनी चाहिए। ओके।
टूरिस्ट अट्रैक्शंस का क्या? नेशनल पार्क्स की बात हुई, लेकिन म्यूजियम्स वगैरह जैसे वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन बहुत फेमस है। हाँ, नेशनल पार्क्स तो पार्शियली ओपन है, लेकिन वहाँ सर्विसेज कम होंगी और नुकसान का खतरा है, जैसा हमने डिस्कस किया। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के म्यूजियम्स हैं और नेशनल जू भी, उनके पास उन्होंने कहा है लगभग 1 हफ्ते तक खुले रहने के लिए ऑपरेटिंग फंड्स हैं। सिर्फ 1 हफ्ता? 1 मिलियन विजिटर्स का नुकसान हुआ था। तो बेहतर है कि जाने से पहले लोग ऑनलाइन चेक कर लें कि उनकी डेस्टिनेशन का करंट स्टेटस क्या है। सही है, ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। हाँ, एक और दिलचस्प बात इसमें यह है, जब हम शटडाउन्स की बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट शटडाउन्स अमेरिका में अब मतलब काफी आम हो गए हैं। एक पैटर्न सा बन गया है। हाँ, लगता तो है। कितनी बार हुआ है ये? पिछले 40-45 सालों में ये 11th फंडिंग गैप है जिससे शटडाउन हुआ है। बल्कि 1981 से देखें तो ये 15th शटडाउन है। कुछ छोटे भी थे। 15 बार? इतना फ्रीक्वेंट? वहां कमी देखने को मिलती है। वहां बड़े से बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच भी सरकारें यूजुअली चलती रहती हैं। कामकाज नहीं रुकता इस तरह। तो ऐसा क्यों है? ये समस्या इतनी अमेरिकन क्यों लगती है? क्या वजह है इसकी? इसके पीछे एक्सपर्ट्स 2 बड़े कारण बताते हैं। एक तो अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, जहां सरकार की अलग-अलग ब्रांचेस हैं, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कांग्रेस का लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसमें हाउस और सेनेट हैं, ये अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में हो सकती हैं। हाँ, जिसे डिवाइडेड गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जैक्टली। ये सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बनाया गया था, लेकिन अब अक्सर पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा करता है, खासकर जब पार्टीज बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हों। ओके, ये एक वजह हुई। और दूसरा और शायद ज्यादा अहम कारण 1980s में आया। उस वक्त प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के अटॉर्नी जनरल थे बेंजामिन सिविलिटी। उन्होंने 1884 के एक बहुत पुराने कानून एंटी डिफिशिएंसी एक्ट की एक बहुत ही सख्त व्याख्या, एक स्ट्रिक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन जारी की। 1884 का कानून? इतना पुराना? हाँ, और उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर कांग्रेस ने किसी काम के लिए स्पेसिफिकली पैसा अप्रूव नहीं किया है बजट में, तो गवर्नमेंट एजेंसी वो खर्च बिल्कुल नहीं कर सकती, सिवाय उन एसेंशियल कामों के जो जान और माल की रक्षा के लिए जरूरी हैं। अच्छा, तो इस इंटरप्रिटेशन ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, इसने इफेक्टिवली सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बना दिया है। अब बजट पास ना होने का मतलब है कि सरकार ही बंद हो जाए, और इसका इस्तेमाल लड़ती हुई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मांगे बनवाने के लिए करती हैं। ये एक यूनिक अमेरिकन सिचुएशन बन गई है इस इंटरप्रिटेशन के कारण। समझ गए। तो ये लीगल इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट्स पर आते हैं। शटडाउन शुरू होने से ठीक पहले क्या घटनाएं हुई? सेनेट में वोट फेल हो गया था, राइट? हाँ, ट्यूसडे रात को सेनेट में एक शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल, वही सीआर, पर वोट हुआ। बिल पास करने के लिए 60 वोट्स चाहिए होते हैं सेनेट में, फिलिबस्टर रूल्स की वजह से। फिलिबस्टर, हाँ। रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ 53 सीट्स हैं, तो उन्हें कम से कम 7 डेमोक्रेट्स का सपोर्ट चाहिए था। डेमोक्रेट्स ने अपनी हेल्थ केयर डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से सपोर्ट नहीं किया और बिल 48-47 से फेल हो गया। वोट पार्टी लाइन्स पर हुआ, तो 7 तक नहीं पहुंचा। इसके बाद व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB ने सभी एजेंसीज को ऑफिशियली निर्देश दिया कि वो ऑर्डरली शटडाउन के प्लान्स एक्टिवेट कर दें, और मिडनाइट होते ही शटडाउन शुरू हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रोल रहा इस सब में, एंड मोमेंट्स में? क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की कोशिश की या उनका स्टैंड हार्ड रहा? उनका स्टैंड काफी हार्ड रहा। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शटडाउन प्रोबेबली लाइकली है, और साथ ही वो धमकी भी दी थी कि वो इसमें इरिवर्सिबल चीजें करेंगे, जिससे वही परमानेंट जॉब कट्स का इशारा मिला। उन्होंने मंडे को कांग्रेस के लीडर्स से व्हाइट हाउस में मीटिंग की थी, लेकिन मीटिंग से पहले ही साफ कर दिया था कि वो डेमोक्रेट्स की हेल्थ केयर डिमांड्स पर नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। कह दिया था कि ये नॉन नेगोशिएबल है। तो मीटिंग के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को ब्लेम किया। ओके, व्हाइट हाउस ने कुछ और भी किया इस दौरान? वेबसाइट पर ट्रैक वगैरह का जिक्र किया था आपने। हाँ, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट whitehouse.gov पर पहले शटडाउन काउंटडाउन क्लॉक लगाया था, फिर जैसे ही मिडनाइट हुआ उसे शटडाउन ड्यूरेशन ट्रैकर में बदल दिया। अच्छा। और साथ में ये मैसेज भी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया कि डेमोक्रेट्स हैव शट डाउन द गवर्नमेंट। बिल्कुल पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। और वो हड वाली वेबसाइट का क्या मामला था? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट HUD की वेबसाइट पर एक मैसेज डाला गया जिसमें शटडाउन के लिए रेडिकल लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया गया। इस पर कुछ गवर्नमेंट एथिक्स वॉचडॉग्स ने हैच एक्ट वायोलेशन की शिकायत भी की है। हैच एक्ट?
वो क्या है? हैच एक्ट एक फेडरल लॉ है जो फेडरल एम्प्लॉइज को अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में पार्टिसन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से रोकता है। तो आरोप ये है कि एचयूडी ने अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल पार्टिसन पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए किया। व्हाइट हाउस ने इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। ओके। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि यूएस गवर्नमेंट एक बार फिर शटडाउन के दौर से गुजर रही है। फौरी वजह हेल्थ केयर फंडिंग पर डेडलॉक है, लेकिन इस बार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा परमानेंट जॉब कट्स की धमकी इसे पहले के शटडाउन से ज्यादा गंभीर और शायद अलग बना रही है। हाँ, लाखों फेडरल वर्कर्स बिना पे के हैं या उनकी पे अटकी हुई हैं, जरूरी सर्विसेज पर भी दबाव है, सरकारी कामकाज पर असर है और इकोनॉमी पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। आउटलुक थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है। बिल्कुल। और ये सब देख के एक बड़ा सवाल मन में उठता है जो शायद लिसनर्स भी सोचें। जब एडमिनिस्ट्रेशन इतने खुले तौर पे कह रही है कि वो इस शटडाउन का इस्तेमाल वर्कफोर्स को रीशेप करने, सरकार को स्ट्रीमलाइन करने और शायद अपने पॉलिटिकल विरोधियों से जुड़े लोगों को निकालने के लिए कर रही है, तो इसके क्या लॉन्ग टर्म परिणाम होंगे? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। फंडिंग बहाल होने के बाद भी क्या यूएस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके में कुछ स्थायी बदलाव आ सकते हैं शटडाउन की वजह से? और इस सब का जनता के विश्वास पर क्या असर पड़ेगा, खासकर जब जरूरी सर्विसेज भी प्रभावित हो सकती हैं और सरकारी कर्मचारियों को पॉलिटिकल पॉन्स की तरह देखा जा रहा है? ये जरूर सोचने वाली बात है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिकन गवर्नेंस पर। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on geopolitics topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Hind.